सो हेलो 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 हाय। हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रही थी इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और इसमें हम फर्स्ट एकदम चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हिस्ट्री में अपनी धुन से बोलती रहूँगी। मुझे बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद नहीं रहेगा तो मैं बुक से देख लूँगी और मैं मार्किंग्स दूंगी। वो वर्ड्स एक मतलब तुझे वो वर्ड्स ही पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर तुझे नोट्स बनाना ना हिस्ट्री के, तो तू नोट्स बनाना बैठ के टाइम पास करने के लिए नोट्स बनाने का। ठीक है, मजाक कर रही थी, बनाने का नोट्स। ठीक है, और हाँ, 9th के नोट्स है ना तेरे ना? हाँ, मुझे दे देना। ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू मैं दे रही हूँ तुझे। अभी हमें इवेंट्स नहीं पढ़ने की 1857 में क्या हुआ वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमें पता क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि क्यों हुआ और होने के बाद क्या हुआ। समझ आ रहा है? कितने गधे लोग हैं। क्या हुआ वो नहीं पढ़ना है, पर क्यों हुआ मतलब कॉजेस, और होने के बाद क्या हुआ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझता है? जो बोलते हैं ना फल, रिजल्ट। हाँ, वो तो वो वॉर के बाद क्या हुआ, तो वॉर के अंदर क्या हुआ मैं बोलती हूँ। मतलब इसमें वो तुम्हारा ये सब है। मंगल पांडे था ना बैरकपुर में, वो ये वाला, उसे नहीं खाया था। ठीक है, तो मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया। उन्होंने स्टार्ट किया तो सब अपनी तलवार लेके, मतलब एक स्टार्ट करता तो सब स्टार्ट हो जाते। चलो चलो चलो, ये कर रहा है तो हम भी करते हैं, है ना? एक बोल रहा है कि टीचर बुरा है तो सब पीछे, नहीं नहीं टीचर तो बहुत बुरा है, नहीं 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 टीचर तो बहुत बुरा है, नहीं 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 टीचर तो बहुत बुरा है ना? ऐसे हम करते हैं ना। तो उसमें ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हम क्या बोल रहे थे? हाँ, समझा। जैसे हमारे टाइम पे हुआ था कि एक फिजिक्स के सर थे, तो सबने बोला कि नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। अभी मतलब हमारी क्लास उन्हीं सर से पता इतना अटैच्ड है, मतलब उन्हीं के साथ एकदम बनती है। पहले तो बोले थे पसंद नहीं है, अब उन्हीं के साथ अटैच है, मतलब अभी भी हमारे कनेक्शन है। फिर ये सब था, तो हम बोलते ना एक जन करता था, चलो सब मोड़ता लेके उसके पीछे चलते। तो वैसे मंगल पांडे ने किया तो सब नहीं। एक्चुअली वो लोग का प्लान वैन था, तो मेन इवेंट्स है नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ कि क्या है। पहला था पहला इवेंट था मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ, कानपुर और सेंट्रल इंडिया। ये सब अलग अलग जगह पे ये रिवोल्ट हुआ। अब रिवोल्ट किसके खिलाफ हुआ? ब्रिटिश। ठीक है, लोग पागल हो गए थे। जो स्टार्टिंग में तुम्हारी मिस ने मार्क भी कराया होगा कि एक रिजेंटमेंट आ गया था। रिजेंटमेंट मतलब दुख, क्या बोलते हैं ना, एक आग, एक नाराजगी आ गई थी। ठीक है, लोग नाराज थे, राइट? ठीक है, और एक बोलते हैं ना, एक पॉइंट होता है उसके बाद और नहीं सहा जाता। एक पॉइंट होता है उसके बाद तो इंसान बोल ही देता है। तो उसके उधर लिखा है द कल्मिनेशन। अगर जो फर्स्ट पेज में अगर तो देखेगी, द कल्मिनेशन ऑफ सच अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल केम विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये वॉर ऑफ, इसको वॉर क्यों बोलते हैं, इसका भी इंटरेस्टिंग रीजंस है। ये तो रिवोल्ट था ना, वॉर मतलब लोग होने चाहिए बहुत सारे, पर इस रिवोल्ट को वॉर बोला गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। समझ आ रहा है? सो इसको वॉर क्यों बोला है? वॉर मतलब बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, जैसे रशिया और यूक्रेन अभी वॉर कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉर क्यों करते हैं? एक चैप्टर के एकदम 21 पेज होगा, देख 21 पेज में क्या लिखा है। उसके ऊपर क्या लिखा है? वॉल। हाँ, देख उसके उधर है ना, दो लाइन लिखेंगे, दो 1 और 2 करके दो पॉइंट्स दिया हुआ है राइट कॉलम में। देख क्या लिखा है। हाँ पढ़। इधर मार्क कर सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और फर्स्ट मास अपराइजिंग। ठीक है,
हाँ नहीं, पढ़ने का है वो, ठीक है। और सेकंड है paved the way for the rise of modern national movement, ठीक है। paved the way for the, हाँ बस वो आगे का नहीं लिखना, लक्ष्मीबाई नाना साहब वो सब नहीं लिखना, ठीक है। ये 2 पॉइंट हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये 2 चीज, ये इन 2 रीजन की वजह से हम इसको वॉर बोलते, क्योंकि इंडिया के सारे लोग बावले हो गए थे, बावले बोलते ना, एकदम पागल हो गए थे। उनको चाहिए था बस, और अत्याचार नहीं सहन होता है हमें, और ब्रिटिश नहीं चाहिए। तो सब मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के आदमी तक, मतलब तुम्हारे जमींदार लेवल, मतलब बोलते ना एकदम पीजेंट, और एकदम जो होते ना फार्मर से लेके एकदम राजा लोग, सब पागल हो गए थे सब, और उनको नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट मास अपराइजिंग, समझते हैं, मास, बहुत सारे लोग, मास मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, ओके। और अपराइजिंग मतलब ये करना, क्या बोलते हैं ना, चुनौती देना, ठीक है। तो अपराइजिंग मतलब जब हम बोलते ना, हम बुराई के खिलाफ हल्ला बोल करते, उसको अपराइजिंग, समझा? इतना क्लियर है दिमाग में क्या? तो इसलिए बहुत सारे लोग एक साथ मिलके हल्ला बोल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसलिए जिसमें ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब हर एक जाति, हर एक लेवल का लोग, ठीक है, समझ आ रहा है ना, लेवल का, मतलब झाड़ू देने वाले से लेके राजा तक सब थे उसमें, सब पागल हो रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से, ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई एक हो रहा था। तो इसलिए सब लोग एक साथ आके, ठीक है, और इंडिया की आबादी तो सोचिए, सब लोग एक साथ आके ब्रिटिश के खिलाफ आए थे। और दूसरा है इट पेव्ड द वे फॉर नेशनल मूवमेंट, जब एक बोलते हैं ना, एक पहल हो जाती है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, उसके बाद रास्ता अपने आप हो जाता है। मतलब अभी तक इसके पहले कोई नहीं आया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अब सब लोगों को समझ गया कि ये ब्रिटिश लोगों का काम क्या है, ये अपने पे राज करने आते, हमारा फायदा उठा रहे, तो सब एक साथ आ गए। तो इससे क्या होगा, भले ये फेलियर था, ठीक है, ये फेलियर था वो, क्योंकि अगर सक्सेस होता तो ब्रिटिशर लोग चले जाते, भले ये वॉर फेलियर था, पर कोई भी चीज लाइफ में फेलियर नहीं होती, उससे हम हर चीज सीख सकते। तो उस फेलियर से स्टार्ट हुआ नेशनल मूवमेंट, लेकिन लोग आने लगे, लोगों को अवेयरनेस हुआ कि अरे ब्रिटिश लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, हम ऐसे बैठ बैठ के ऐसे अत्याचार नहीं सहन कर सकते, समझा? क्लियर है? ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ आएगा आगे, ठीक है, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में भी रहेगा। ये सिर्फ चैप्टर्स है, इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन मेरा नहीं है, ठीक है। चैप्टर में ऐसा लिखा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ, ये थोड़ा चैप्टर के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल, या कोई भी टीचर जो चैप्टर पढ़ाते हैं, पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता है 10th ICSE, वो कभी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ऐसे नहीं, दीदी ने बोला मुस्लिम अच्छे नहीं, दीदी ने बोला हिंदू अच्छे नहीं, दीदी ने बोला, ये सिर्फ चैप्टर के लिए, इसीलिए, ठीक है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते एकदम स्टार्टिंग से, जब ब्रिटिश आए थे, बैटल ऑफ प्लाज़, बैटल ऑफ बक्स, ये सब हमने पढ़ा है बचपन में पढ़ के अभी हम इधर पहुंच गए हैं। अब हमें एकदम लास्ट स्टेज पढ़ना है, उसके बाद हमारा हिस्ट्री हट जाएगा। तो हमें लास्ट स्टेज क्या पढ़ना है कि इंडिया को 1947, मतलब आज से कितने साल पहले, 75 ईयर्स पहले इंडिपेंडेंस कैसे बना, ये पूरा वहां से जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, हम 1847 से 1857 जिससे ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, से 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी करंट जो चल रहा है, मतलब जो करंट पॉलिटिक्स है, वो आएगा सिविक्स में, कि हमारे पास कितने प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, जबकि एक ही होने चाहिए तो एक ही है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट का सिटिंग कैसा है, प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, समझा? थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? हाँ। तो मार्किंग देने से पहले मैं समझा देती हूँ, फिर ये करती हूँ। अभी 1857 का वॉर क्यों हुआ, ठीक है, तुझे क्या लगता है क्यों हुआ? हाँ, ये एकदम जेनेरिक आंसर होता है, ठीक है, मतलब जो हम लोग को पता है,
लेकिन अभी हम 10th में आ गए हैं, हम ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, तो हमें कितने कॉज पढ़ने पड़ते हैं? हमें पॉलिटिकल कॉज पढ़ना है, हमें इकोनॉमिकल कॉज पढ़ना है, हमें सोशो रिलीजियस कॉजेस पढ़ने हैं, हमें इमीडिएट कॉजेस भी पढ़ने का है, और हमें एक और एक कॉज पढ़ना है, वो है एक और एक है ना, आर्मी, मिलिट्री कॉजेस। देख, मैं बिना 4-5 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, ठीक है, समझ आए? तो ये हमें 5 कॉजेस पढ़ने हैं, समझ आ रहा है? बोली कि दीदी कितना अपना तारीफ करते, दीदी अपना तारीफ करते करते थकती ही नहीं है ना? क्या दीदी? मैं बोली तो बोली कि दीदी कितना तारीफ करती है खुद का। हाँ, मन में सब चलता है, एकदम बिंदास हो गए, ठीक है, एकदम स्टोरी हम लोग जा रहे हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी में पहला आता है पॉलिटिकल का। हाँ, और इसके बाद क्या होगा, अब जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ना, तो ब्रिटिश लोगों से हे राम, हे माँ माता जी, क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा होता है ना, दया करती ना, हे माँ माता जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? तो वैसे वो, अरे हे माँ माता जी ब्रिटिश लोग क्या हो रहा है, ये इंडियंस लोगों के अंदर अचानक से इतना ताकत कहाँ से आ गया? उन लोगों को लगता था इंडियन पिद्दी लोग है, पर एक्चुअली इंडिया इतना पिद्दी लोग नहीं थे। वो लोग ने सबने जब एक साथ मिलकर हल्ला बोल किया, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ गए, ठीक है, तब उनको पता चला कि इंडियंस में दम है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग ने कुछ चेंजेस लाए ताकि उनका जो पोजीशन है वो एकदम सिक्योर्ड हो जाए। तो वॉर के पहले इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था, वो आके इंडिया पे रूल करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव और ये सब था ना उन्हें, ठीक है, ये लोग सब, वो लोग जनरल अपॉइंट करते थे, याद है, गवर्नर जनरल और ये सब, लेकिन ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का किया धरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी समझते, एक कंपनी इंडिया पे रूल करती, कंपनी जो ट्रेड करती है। तो अब क्या किया, अब इंडिया को किसके नीचे रख दिया? क्वीन विक्टोरिया के नीचे। ये महान हमें बहुत परेशान करेगी, किसके, जो इंग्लैंड की क्वीन थी तभी, अभी जो है क्वीन एलिजाबेथ है, तभी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। तो उसके अंडर रख दिया कि मैडम अभी आप ही संभालो, ठीक है। इंडिया अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहा, अभी किसके पास चला गया? क्वीन एलिजाबेथ के पास, ठीक है, समझे? ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। सेकेंड है, वो लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला, एक लॉ निकाला, जिसमें वो लोग ने बहुत चेंजेस किए। क्या चेंजेस किया वो लोग ने बहुत मस्त चेंजेस किए, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पहले कॉज पढ़ना पड़ेगा, मैं वैसे फ्लो में बता दें, ठीक है। तो उन लोग ने ऐसे चेंज किए, फिर वो लोग ने बहुत कुछ किया जो हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम कॉजेस पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ आ रहा है? भेजे में घुस रहा है? अच्छा, अब इसमें एक आंसर राइटिंग का तरीका तो लास्ट में बता दूंगी। पहले है पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस मतलब पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब लोग, जो सत्ता होता है उसके वजह से, जो रूल्स होता है उसके वजह से, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल कॉज ना बहुत, मतलब क्या मैं बोलूँ, पॉलिटिकल कॉज के अंदर पॉलिटिकल कॉज है, इसमें ऐसा है, ठीक है ना। तो एक है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द फर्स्ट कॉज, ठीक है, सुनाई दे रहा है? हाँ, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, नाना साहेब का एक है, एक लक्ष्मीबाई का है, और एब्सेंट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है? एब्सेंट ऑफ क्या है? हाँ, सॉवरेनिटी इन इंडिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिकल कॉजेस में? वो लोग ने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन चालू किया। ब्रिटिश ने क्या किया, वो लोग आए इंडिया में पहले बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बिजनेस करने के बाद देखा, अरे इनमें जो लोगों में यूनिटी ही नहीं है, ये मैं पहले भी बोला था कि लोगों में यूनिटी ही नहीं है, तो वो लोग ने फायदा उठाना चालू किया। तो वो लोग ने एक तरीका अपनाया कि चलो हम ना एक जगह को लेते हैं। तो फर्स्ट तरीका था सब्सिडरी अलायंस। क्या था? सब्सिडरी अलायंस में ये बोलते थे कि सपोज दो किंगडम लड़ाई करे, इंडिया में तो किंगडम लड़ाई करते थे, इसलिए ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया। उसने बोला कि ये और ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करे, ठीक है, ए और बी सपोज एक दूसरे के साथ लड़ाई करे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बोला मैं ए का सपोर्ट करूंगा, मैं हेल्प करूंगा इसको बी को जीतने के लिए, समझ आ रहा है? मैं ए का हेल्प करूंगा बी को जीतने के लिए, इसके बदले ए को कुछ करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? मतलब मैं
तेरी हेल्प करूंगा पर तुझे भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब पता है कैसा होता है, बोलते हैं ना, सपोज उसने हेल्प किया होगा 5 या 10 रुपए का, ब्रिटिश ने हेल्प किया होगा 5 और 10 रुपए का और मांग लिया 1000, 2000, 3000 बदले में। समझ आ रहा है, मतलब काम करा है, 10-5 रुपए का हेल्प किया और वसूल कितना लिया, 2000, 3000, 10,000 का काम। समझ आ रहा है तुझे? ठीक है, जैसे सपोज केनिशा ने तुझे एक पेन का पैकेट दिया और बदले में उसने तेरे से 100 पेन के पैकेट वसूल लिए कि दीदी मैंने आपको याद है आपको एक पेन का पैकेट दिया था, अब आप मुझे 100 पेन के पैकेट वापस कर। अब तुम सोचेगी तो इंडियन के इतने बुद्धू हूँ क्या मैं जो ले लूं, इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, मुझे हेल्प चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, ना हथियार है ना कुछ है, तो वो लोग ब्रिटिश के साथ एक अलायंस साइन करते थे। क्या साइन करते थे? एग्रीमेंट साइन, अलायंस बोलते थे, एग्रीमेंट साइन करके बोलते थे कि आ जाओ हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। समझ आ रहा? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आजू बाजू गया, हाँ ठीक है। तो अलायंस में क्या लिखा रहता था वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वो उधर से पढ़ लेने, ठीक है, वो हम मार्क करेंगे तो हम पता, या मार्क करवा दो अभी, मैं पहले पूरा सिखा दूं या मार्क कराओ, तो तुझे कैसा चाहिए? सिखा दो ना पहले, हाँ ठीक है। तो उस सब्सिडरी अलायंस में क्या रहता था कि तुम्हें हमारे, अच्छा हम तुम्हें हेल्प करेंगे तो तुम्हें हमारे कुछ आर्मी को पालना पड़ेगा, ठीक है, तो यही आर्मी तुम्हारी हेल्प करने वाली है ना, तो कुछ पाल लो, ठीक है, कुछ डॉगी हमारे पाल लो समझा? फिर कोई आर्मी चीफ को एकदम अलग ही दो, फिर उनको पैसे भी चाहिए, मतलब आर्मी को भी पालो, उनको पैसे भी दो, ठीक है, कुछ कंट्रोल भी दे दो उनको, ऐसा सब लिखा रहता था। समझ आया? सब्सिडरी अलायंस में ये सब लिखा रहता था। और ये किसने स्टार्ट किया था? उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये उनका नाम याद रखना पड़ेगा हर चीज में, समझा? तो ये हो गया सब्सिडरी अलायंस। दूसरा जो था वो है अपने डलहौजी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये हर चैप्टर में ऊपर नीचे आता है। इवन पता है एक जगह है डलहौजी नाम का, किधर पंजाब अमृतसर किधर तो होगा, मुझे याद नहीं, पर मैंने सुना है डलहौजी नाम का एक जगह भी है। तो डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने 2 चीज स्टार्ट किया था। एक था अरे यार वो क्या था ना, उसका नाम क्या था, अब याद नहीं आ रहा वो, हाँ लॉर्ड डलहौजी ने 2 चीज स्टार्ट किया था। एक वो करते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हाँ याद नहीं आ रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मैं भूल गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में ये लिखा रहता था कि अगर आपके पास नेचुरल मेल हायर, अभी ये क्या है, मैं तो धन्य हो गई ये सुन के। नेचुरल मेल हायर मतलब होता है कि कोई भी, ठीक है, खुद का बेटा होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास खुद का बेटा नहीं है जो आपको मतलब जाके वो रूल करे, ठीक है, आपके बदले राज सिंहासन पे बैठे, तो वो किंगडम किसके पास जाएगा? ब्रिटिश, समझा? मतलब अडॉप्टेड भी नहीं चलेगा, खुद, या दामाद भी नहीं चलेगा, ठीक है, खुद का अगर आपके पास मेल हायर मतलब हेयर बोलते हैं एक्चुअली, हायर तो गलत वर्ड है, हेयर, ठीक है, मेल हेयर नहीं है, मतलब आपका खुद का कोई वारिस ना हो, खुद का, अडॉप्टेड नहीं चलेगा, खुद का वारिस ना हो, अडॉप्टेड है, या कभी कभी दामाद को भी बिठा देते थे, ठीक है, अगर ये है तो ये किंगडम किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास, समझा? और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये डलहौजी खुद ही बना के खुद ही खेलता था, समझ आ रहा है? तो इसके चलते उसने कितना कुछ ले लिया, ठीक है, उसने रानी लक्ष्मीबाई का झांसी उठा लिया, फिर उसने नाना साहेब का एक दिया हुआ है, पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहेब, ये सब सॉरी, पेशवा बाजीराव के बेटे का नाम नाना साहेब है क्या, देख लेना क्या है वो, नाम ऊपर नीचे होगा मेरे से, ठीक है, पर एक कॉन्सेप्ट ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और एक उसने कॉन्सेप्ट बनाया था, वो अवध को उसने कैसे उठाया था, ठीक है, अवध को उसने ऑन द ग्राउंड ऑफ मान एडमिनिस्ट्रेशन उठाया था। मान एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तू बराबर से रूल नहीं कर पा रहा, अब ये हमारा हुआ, समझ आया? तू बराबर से रूल नहीं कर पाई, ये हमारे, तो अवध वाज द लास्ट आई गेस द स्टेट टू बी अक्वायर्ड, समझ आते ना, बीच बीच में इंग्लिश बोलती हूँ तो, हाँ
अवध वॉज द लास्ट स्टेट टू बी अक्वायर्ड बाय ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश ने अवध को, उनका जो एक्सपेंशन का प्लान था सबसे लास्ट था अवध। 1847 में 7 में अवध को ले लिया, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में, क्यों लिया? उन्होंने बोला तुझे तो चलाना ही नहीं आता है, ठीक है, तुझे किंगडम चलाना नहीं आता, अब हमें दे दे, समझा? तो एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंसेस में भी यही होता था, जहाँ पे राजा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता था, अलायंस बनाया, साइन किया पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तुम ये करोगे, तुम नहीं कर पा रहे हो, जाओ तुम अपना किंगडम हमें दो, ठीक है, वो किंगडम ले लिया। प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और एक हो गया क्या था मेंबर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, और एक होता आउटराइट वर्स, या तो सीधा वो लोग हमला बोल करते थे कि हम लड़के ले लेंगे, ठीक है। ये जो तीन है ये इनडायरेक्ट वेज है, ठीक है, मतलब पीछे से काटी मारो, समझ आ रहा है, पीछे से ले लो, इनडायरेक्ट वेज। डायरेक्ट तो डायरेक्टली केनिशा से नहीं ले रही उसका मैच को, तुझे जो भी चाहिए तो डायरेक्टली उससे बिस्किट नहीं ले रही, तू बोले अगर तू ये नहीं कर पाई तो तेरा बिस्किट मेरा, ठीक है, अगर तू मेरे लिए ये नहीं करे तो तेरा बिस्किट, और सपोज वो नहीं कर पाई तो तुम्हें उसका बिस्किट भी हड़प लिया, समझा? तो वैसे इंडायरेक्ट, और तू वैसे ही काम देती थी कि जाके निशा मेरा 10th का मैथ सॉल्व करके बता, और अगर तू नहीं कर पाएगी तो मैं तेरा बिस्किट ले लूंगी, ठीक है, और ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगी तो वो तेरा, उसका बिस्किट तेरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे तूने उसके सारे बिस्किट के पैकेट्स ले लिए, वैसे ही ब्रिटिश ने भी ऐसे कर करके इंडिया के जो भी बिस्किट के पैकेट्स है वो हड़प लिए थे। कौन से 3-4 थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौसी, प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडरी अलायंस और आउटराइट कॉस्ट, समझा? ठीक है, ये पॉलिटिकल कॉस्ट का फर्स्ट पॉइंट था, पॉलिटिकल कॉस्ट का फर्स्ट पॉइंट था। ये चारों पे सेपरेट क्वेश्चन बनता है, मतलब आता है 1 मार्क का, सब्सिडरी अलायंस क्या है, लॉर्ड वेल्लेस्ली को क्या इंट्रोड्यूस किया, पता है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 2 स्टेट्स का नाम लिखो जिसको सब्सिडरी अलायंस से अनेक्स कर लिया था। अनेक्स समझता है ना, कैप्चर कर लिया था, ठीक है, अनेक्स का मतलब नेटवर्क इशू हो रहा है ना, हाँ फट कर कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ना, कि आप बताओ 2 स्टेट बताओ जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स किया था, एनेक्स का मतलब समझता है कैप्चर किया था। 2 स्टेट बताओ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर गया था, 2 स्टेट बताओ तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर गया था, 2 स्टेट बताओ जो आउटराइट वॉर के अंदर गया था, समझ आ रहा है? तो ऐसा था 2 स्टेट बोलोगे सब करने बोलेंगे लर्न, तो लर्न हम सब कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ लेते, ठीक है। और प्रीटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉइंट है, मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है समझता है? क्या? वेरी गुड, ठीक है, सही से नहीं चला पा रहा था, ठीक है, तो वो उसमें सिर्फ एक ही है, कौन है? अवध, और कुछ नहीं, उसमें सिर्फ अवध के लोग हैं। अभी बाकी के 3-4 पॉइंट क्या था? अब जो नाना, आई नो ये नाना साहेब वाला है ना, पेशवा बाजीराव 2, पेशवा बाजीराव 2 आई गेस, हाँ, तो उनके बेटे का नाम ही नाना साहेब है ना, मैं भूल गए, मैं देख जाते हैं, बहादुर शाह जफर, हाँ, नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, ठीक है, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव 2, अच्छा ठीक है, पेशवा बाजीराव 2 ब्रिटिश के जमाने के थे, तो ब्रिटिश ने क्या बोला था कि देखो हम आपका ये संभाल लेंगे, हम आपको एक पेंशन देंगे, पेंशन इन द सेंस, पता है अभी मतलब 60 के ऊपर हो जाते हो तो आपको गवर्नमेंट एक ये देता है पेंशन, ताकि आप अपना खर्चा निकाल सको। सेम में इसमें क्या हो जाए, आप रिटायर हो जाओ, मतलब आपको राजा बनने की जरूरत नहीं है, बंद हो जाओ राजा बनना, हम रूल करेंगे, हम आपको थोड़ा सा पैसा देते रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं पेंशन, ठीक है, जो मतलब आप जब काम छोड़ देते हो ना, मोस्टली 60 के बाद या 61 के बाद, तो आपको एक सम मिलता है, एक अमाउंट मिलता है, उसको पेंशन बोलते हैं। तेरे नाना जी को या दादाजी को मिलता होगा मोस्टली ऐसे मिलता है, ठीक है, उसको पेंशन बोलते हैं। अब पेशवा बाजीराव को क्या बोला था, तू मत कर, हम करते हैं, तू चले जा, हम तुझे एक पेंशन दे देंगे ताकि तेरा खर्चा चल सके, एक अमाउंट दे देंगे, ठीक है, तो रिटायरमेंट ले ले। अब क्या हुआ, जब पेशवा बाजीराव 2 मरा, उसका एक अडॉप्टेड सन था, कौन? नाना साहेब, ठीक है, और उसको
तो वो बोला कि मेरे पापा को तो पेंशन मिलता था, अब मुझे भी पेंशन मिलना चाहिए ना कायदे से, मेरे पापा को मिलता था, अब मैं तो राजा नहीं कर रहा, तुम राज कर रहे हो मेरे बिहाफ पे, तो मुझे तो पेंशन दो, मैं कैसे जीऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ने बोला हट जा, तू अडॉप्टेड सन है, मतलब तू खुद का बेटा नहीं था पेशवा बाजीराव का, वो क्या था, अडॉप्टेड सन था, उसको गोद लिया हुआ था। तो उसने बोला तू गोद लिया हुआ है, हट, हम तुझे पैसा नहीं देंगे, हम तुझे पेंशन नहीं देंगे। अब आग बदले की आग जलती रहे। ठीक है, तो इसमें बदले की आग आ गई नाना साहेब पे, और रानी लक्ष्मीबाई है। अब रानी लक्ष्मीबाई का एक और एक था, तो ये नाना साहेब में आग जल गई। अब रानी लक्ष्मीबाई का भी सेम ही सिनेरियो था, लेकिन थोड़ा सा अलग था कि अब क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे वो मर जाते। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अपने बेटे को, 1 या 2 साल के बेटे को, बेटा है तो चढ़ जाएगा ना सियासत, चाहे वो 1 या 2 साल का, वो बैठ जाएगा, मतलब वही रूल करेगा, और जब तक वो नहीं बड़ा होगा तब तक रानी लक्ष्मीबाई रूल करेगी, और कौन करेगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर लोग आए, वो लोग बोले ये तो आपके पति का खुद का बेटा नहीं, वो भी अडॉप्टेड था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बेटा भी अडॉप्टेड था, तो उन्होंने बोला आपका बेटा तो अडॉप्टेड है, खुद का बेटा तो नहीं है, तो हम आपको बैठने नहीं दे सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया। ठीक है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के अब रानी लक्ष्मीबाई की आग और मचलने लगी। ठीक है, और लड़कियों की आग तो और खतरनाक होती है, समझ आ रहा है, लड़कियों की आग और खतरनाक होती है। तो ये दोनों की आग इतनी जल रही थी कि बोलते ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो ब्रिटिश का दुश्मन नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई की ब्रिटिश की दुश्मन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई नाना साहेब दोस्त। ठीक है, तो ये लोग सब मिलके आ गए थे, ये समझा। तो ये दोनों का प्रॉब्लम समझा, ये दोनों क्यों लड़े, हमें सिर्फ क्यों पे फोकस करना है कि क्यों लड़ रहे थे ये लोग। ठीक है, एक और है बहादुर शाह जफर। अगर आपको याद हो तो हमने एक मुगल टाइम का भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, कभी 7th या 8th में या 9th में भी था। ठीक है, अब उनका जो लास्ट रूलर था मुगल का, मुगल के बाद ही ब्रिटिश है ना, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, वो मुगल का लास्ट रूलर था। औरंगजेब के बाद सब ढीले रूलर थे, मतलब उन लोग का ज्यादा चलता नहीं था। तो बहादुर शाह जफर जो था, उसको ना एकदम मतलब ह्यूमिलिएशन का हद क्या था, उसको बोला था कि तुम अपना घर छोड़ दो और कहीं बाहर बस्ती में जाके बस जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो कंट्रोल था वो कम हो गया था। ठीक है, उसका जो कंट्रोल था वो कम हो गया था। ऑब्वियसली अभी तो पूरा ब्रिटिश रूल कर रहा था इनडायरेक्ट वे, मतलब कहने को था बहादुर शाह जफर, मतलब हर जगह सब जगह ब्रिटिश आ गए थे ना। हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन बढ़ाई यहाँ वहां से, वो लोग ने अपना रास्ता निकाल ही दिया कि कैसे कैसे पूरे इंडिया के मैप को अपने इसमें लेके आ सके। ठीक है, छोटा पार्ट करके पूरे इंडिया को वो लोग ऐसे भी चला रहे थे इनडायरेक्ट वे से। तो बहादुर शाह जफर का तो कोई काम ही नहीं था, समझ आ रहा है। तो अब वो लोग ने हद क्या पार की, उसने बोला तू तो ऐसे ही बैठा है, ठीक है, तू रेड फोर्ट छोड़ दे और जाके कहाँ बैठ जा, आउटस्कर्ट्स में, मतलब अपना घर छोड़ के बस्ती में बस जा, समझ आ रहा है। राजा को बोल रहा है अपना घर छोड़ और बस्ती में बैठ जा। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को था आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, मतलब एकदम बाहर का जो जगह ना, दिल्ली का ओल्ड दिल्ली, और वो वहाँ पे जगह पे आप जाके सेटल हो जाओ, हम आपको पैसा देते रहेंगे। ठीक है, हम आपको पैसा देते रहेंगे, आप बाहर जाके सेटल हो जाओ। अच्छा, अगर कोई तुझे आके तेरे पापा को आके ही बोले कि आप अपने घर से निकल के किधर और चले जाओ, तो तेरे पापा की तो सटक जाएगी, किसी के भी पापा की सटक जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहादुर शाह जफर था, समझ आ रहा है, मुगल रूलर था। उसको बोले रेड फोर्ट से हट जाओ, रेड फोर्ट है ना अपना जिसमें सब पकड़, रेड फोर्ट से हट जाओ। तो उसके वाइफ को बहुत लगी, और उसकी वाइफ का नाम है, उसकी वाइफ जीनत महल। वेरी गुड, वेरी गुड, इसकी तो तारीफ बजती रहनी चाहिए। जीनत महल की सटक गई, और वो क्या बोलेगी, अब तो मैं देख, लड़के लोग ना बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको तो समझता भी नहीं। ये जो लड़कियां होती है ना, उनमें से डालती है बदले की आग, ये वो। ठीक है, तो अब जीनत महल की हट गई, अब वो बोली आ जाओ ब्रिटिश, फिर से दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो रहा है। और ये लोग सब दुश्मन ही थे ना ब्रिटिश के, कहीं ना कहीं से लोग दुश्मन ही बने जा रहे थे। ठीक है, ये लोग सब मिलके 1847 में हल्ला बोल, समझा,
मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर क्यों बोला ये समझा, ठीक है। अभी हम लोग ना ये करते हैं मिलिट्री कॉजेस, वो बहुत छोटा है मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। मिलिट्री कॉजेस क्या बोल रहा है, मिलिट्री कॉजेस में ये है कि मिलिट्री का क्या क्या रीजन था कि फर्स्ट, अब मिलिट्री से ही चालू हुआ, ठीक है। ये जो रिवोल्ट हो, हल्ला बोल कहाँ से चालू हुआ, मिलिट्री से। मंगल पांडे नहीं तोड़ने का, इमीडिएट कॉजेस से 5 पॉइंट है, वो एकदम अच्छे से लर्न करना है, वो कल मार्किंग देनी, ठीक है। इमीडिएट कॉजेस का तो हल्ला बोल कौन है ये, मंगल पांडे। मैं नहीं तोड़ूंगा मतलब नहीं तोड़ूंगा, तुझे जो करना है कर ले, ठीक है। तो मिलिट्री में इतना आग कहाँ से आया, ठीक है। अब एक टाइम था कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग ज्यादा थे, समझ आ रहा है, ब्रिटिश आर्मी में कौन ज्यादा था, इंडियन लोग ज्यादा थे। मतलब हाय मोरा क्या बोलते हैं हमारे से, हे मोरा माई कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग कैसे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश लोगों की बेवकूफी थी, एक तरह से ये बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स मुझे अभी याद नहीं है, पर अगर मैं बोलने जाऊँ करीब 21,000 ब्रिटिश थे और उसके 1 लाख से भी ऊपर इंडियन लोग थे उनकी आर्मी में। बुक में करेक्ट फिगर्स है, मतलब 3 गुना ज्यादा इंडियन लोग ही थे आर्मी में। मतलब यूनिटी तो अपनी एकदम सही जम रही थी, ठीक है, आर्मी में, ठीक है। अब हो क्या रहा था, ब्रिटिश लोग एकदम क्या बोलते हैं, और इंडियंस को क्यों रखा था, क्योंकि इंडियन लोग कम पैसे में मान जाते कि कम पैसा देना। ब्रिटिश लोग क्या 20,000 is 20,000, we are not going to take a penny less, ठीक है। वो लोग ऐसे डिमांड करते हैं, मुझे ब्रिटिश एक्सेंट निकालना नहीं आता, ठीक है। लेकिन इंडियन को क्या 10 रुपए भी दे दो तो वो खुश है। इंडिया में इतनी गरीबी तभी भी थी और अभी भी है, मतलब लोग मुझे मारेंगे लेकिन फैक्ट है। अगर आज मुझे कोई सपोज मेरे काम के लिए अगर मुझे पता है मैं काम करती हूँ और अगर मेरे फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं अच्छे तो मुझे कितने भी पैसे में चल जाएगा, भले मैं काम 60-70,000 का करूँ, पर अगर मुझे 20,000 भी देगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे और काम देगा नहीं और फाइनेंशियल कंडीशंस बुरे पड़े, ठीक है। तो इंडिया में हमेशा से यही हाल है कि पेट भरने के लिए कोई काम ले लेता था, ठीक है। तो वो लोग को सस्ते में पड़ जाता था। कहाँ ब्रिटिश है 20,000 मांग रहा, ये 10 रुपए में निपट रहा है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी ज्यादा हो गया था। तो एक बहुत समझदार इंसान था, इसका नाम शायद डलहौजी था, डलहौजी होगा मोस्टली, ठीक है। डलहौजी बोला कि ये क्या बेवकूफ लोग, तुम देखो इंडियन लोग ज्यादा है और ब्रिटिश लोग कम है। सब बोलते कि हट, तू जाके ब्रिटिश में जाके सो जा, हमें तेरी एडवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसकी एडवाइस किसी ने नहीं ली और फिर बाद में मुझे बाइट मी इन द एस, फिर उसके पिछवाड़े में ही काटने आया। बाइट मी इन द एस ये एक इंग्लिश ये है, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना अपने पैर कुल्हाड़ी मारा, ठीक है। मतलब आपने कुछ किया फिर आपको जो है आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, आपने कुछ किया। तो वो हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम एंड बाइट मी बैक इन माई एस, मतलब मेरे पिछवाड़े में फिर से मुझे काट दिया मेरे कर्मों ने, ठीक है। तो ये इन लोगों ने लॉर्ड डलहौजी की बात सुनी नहीं, हो गया रिवोल्ट, ठीक है। तो ये एक जनरल रीजन था। दूसरा रीजन था, अब क्या होता था ना कि ये लोग ओवर टाइम कराते थे बोलते, और वो लोग ना वॉर चलते रहते थे, ब्रिटिश का ना हमेशा वॉर चलता रहता था कि ठीक है इस कंट्री से उसे फलाना ढिकलाना, कोई भी कंट्री से उन लोग का वॉर चलता रहता था कि इधर एक वॉर उधर एक वॉर, अफगान वॉर ये वॉर ये वॉर। और ये लोग क्या करते थे, इधर से इंडियन लोगों को भेजते थे, जाओ तुम लोग वॉर करके आओ, ठीक है, तुम लोग जाके वॉर करके आओ। और इन लोग को ज्यादा पैसे भी नहीं देते थे, तो एक्स्ट्रा काम और कम पैसा या नो पैसा है तो, ठीक है। मतलब 10 रुपीज में भी जितना काम करा रहे मतलब हाँ जितना काम करके उनको 10 रुपीज मिल रहा है, एक्स्ट्रा काम करके भी उनको 10 रुपीज ही मिल रहा था। तो कोई खुश होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा ना खुश, समझ रहा है। फिर क्या बोलते हैं ना, इवन हमारी जो काम वाली बाई होती घर में, ठीक है, उसको अगर 2 बोलेंगे ना कि तू थोड़ा बाल्टी मार दिया कुछ भी कर, वो उल्टा 200-300 रुपए लेके जाती है एक्स्ट्रा, वो भी काम नहीं करने के लिए रेडी होती है। तो ये तो आर्मी लोग हैं, क्यों रेडी होंगे, ठीक है। लेकिन बोलते हैं मजबूरी, ठीक है, मजबूरी भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो लोगों को और गुस्सा आने लगा। फिर ये होने लगा कि
ये क्या बोलते हैं ना, ये लोग अभी जैसे हिजाब रोज चल रहा है, पता है कर्नाटका में वो हिजाब को लेके इतना चल रहा है, तो तभी था कि आर्मी में बोला था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना ये नहीं पहन सकते, ठीक है। फिर जो पंजाबी लोग हैं वो अपना पगड़ी नहीं पहन सकते, वो अपना बाल लंबा नहीं रख सकते, वो चूड़ा नहीं पहन सकते, मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कि तुम अपना कोई भी रिलीजियस फॉलो यहाँ पे नहीं कर सकते, अब दाढ़ी मत रखो, ये सब। तो लोगों को और गुस्सा आने लगा कि ये कैसा है, ठीक है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट समझते हैं ना, जो आपके रिलीजन को लेके होता है ना, जो भावनाएं हैं वो दुखी हो गए, समझ आ रहा है। तो ये लोग और गुस्सा हो गए, तो ऐसे एक एक लेवल गुस्सा। और फिर पता है ये लोग को लेके जाते थे, और सपोज जो कम्युनिकेशन, अभी आर्मी है तो अपनी फैमिली को बोलना पड़ेगा ना, पैसा भेजना या कोई भी कम्युनिकेशन करना कहीं से भी फ्री नहीं रहता था। आप एक्सपेक्ट करते हो ना, अब अगर एक काम की जगह पे जाओगे, आप एक एक्सपेक्ट करते हो ना आपको एक फोन मिलेगा, आप बात कर सकते हो किसी से, अपने घर वालों से या कुछ भी, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, जो जिसने हमें जॉब पे रखा है, ठीक है। पर नहीं, यहाँ पे आपको अपना पे करना पड़ेगा। तो मिल रहा है 10 रुपए, उसमें भी 2 रुपए खर्चा करो बात करने के लिए अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है। तो और गुस्सा हुआ, ठीक है। हम जब भी कहीं पे भी काम करते हैं या हम मोस्टली काम करते, ठीक है, अगर हमारी सपोज काम वाली बाई आके बोले 1 गिलास पानी दो या खाना दो, क्या हम उसको बोलेंगे नहीं 10 रुपए दे तब जाके तुझे कुछ दूंगी या दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना। पर ये ब्रिटिश लोग अलग ही लेवल के बेशरम लोग थे, ये लोग बोलते थे कि नहीं दे दे, पी ले, ठीक है। तो दे देते थे, समझ आ रहा, मुझे समझ आ रहा, ठीक है। और इसमें और क्या था, रुका बुक खोलने दे मुझे। और इतना समझा ना, समझ गया, अच्छा ठीक है। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स ये समझा, हाँ। तो मतलब पैसे भी बराबर नहीं देते थे, ठीक है। फिर खाना भी बराबर, रहने के कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे। फिर हाँ ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा फेवरेट एक्ट था, फिर भी मैं भूल गई। तो पगार कम थी, ये तो नॉर्मल है, पगार कम है तो अभी चलो अपने का पगार बढ़ा। अरे नट्टू काका और भागा, अगर तारक मेहता का भी देखा है तो शेख जी हमारी पगार बढ़ा दो, तो ये लोग भी ऐसे की पगार बढ़ा दो करके, ठीक है। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। जनरल सर्विस एनलिस्ट, इस चैप्टर में बहुत एक्ट्स के नाम है, ठीक है। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या होता है कि उसमें ऐसे लिखा रहता था कि आपको, अगर हम ब्रिटिशर्स, ठीक है, हम आपको ओवरसीज भेज सकते हैं, मतलब हम आपको फॉरेन भेज सकते हैं काम करने के लिए, समझ आ रहा है। आप भले इंडियन आर्मी में काम करते हो, मतलब ब्रिटिश जो इंडिया में है उसमें काम करते हो, उस आर्मी में काम करते हो, फिर भी हम आपको फॉरेन भेज सकते हैं काम करने के लिए, समझ आया। उसको बोलते जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। अब तभी के टाइम पे माना जाता था कि अगर कोई भी इंडियन ये क्रॉस कर देता है, बॉर्डर क्रॉस कर देता है, जो उसका रिलीजन होता है वो उसको छोड़ सकता, मतलब वो अपना रिलीजन लूज कर देता है, मतलब उसका जो भी रिलीजियस था वो अभी हिंदू नहीं कहलाएगा या मुस्लिम नहीं कहलाएगा, समझ आ रहा है। तो उसका वो रिलीजन से वो नाता, मतलब वो अभी उस रिलीजन का नहीं, जैसे सपोज तुम लोग कर्नाटका में रहता है, ठीक है। तो उसके सीएम ने बोला जो भी इस कर्नाटका बॉर्डर को क्रॉस करेगा वो अभी कन्नड़ नहीं रहेगा, ठीक है। उसको कोई भी कन्नड़ का फीचर, और वो बेसिकली कोई ना पूजा कर सकता है, ना मंदिर में आ सकता है, ना कुछ कर सकता है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो तभी के टाइम पे वही था कि अगर आप ओवरसीज जाते हो, मतलब अगर आप अपना बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उसके बाद आपका वो रिलीजन नहीं रहेगा, समझ गया, थोड़ा थोड़ा समझा, ठीक है। तो ये भी उसमें ऐसे चालू किया। तो ये तभी इंडियन का मानना था, और क्योंकि ब्रिटिश ने ये एक्ट रखा था, वो लोग तो काम करते थे, वो लोग को फॉलो करना पड़ता था, और फिर वो लोग को बहुत फिर से रिलीजियस भावनाएं दुखित हो गई कि उनका रिलीजन पे बात आ गया कि हमें तो, मतलब अगर हम चले जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएंगे तो हमारा रिलीजन से तो सारा नाता ही छूट जाएगा, ठीक है। मतलब हम अपना रिलीजन लूज कर देंगे, खो बैठेंगे, समझा, क्लियर है, ठीक है। और एक है ब्रिटिश लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से ये नहीं कर पाते थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग थे ना ब्रिटिश आर्मी में, जो सिर्फ ब्रिटिश लोग, वो लोग का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, वीक लोग। तो इंडियंस थे ना, उनको समझ गया कि अरे इनको हराना आसान है,
जब तो देख रही है कि केनिशा अच्छे से नहीं खेल पा रही है, तो देख रही है कि क्लास में कोई अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा, तो तुझे पता है मैं तो आराम से मार्क्स लेके जाएगी, ठीक है। तो तू पढ़ेगी और तू उनको हराने की कोशिश करेगी, राइट। तो वीक पॉइंट देखती है। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो लोग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, वो लोग बहुत वॉर्स हार रहे थे। जो आउटसाइड इंडिया की जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, वो बहुत वॉर हार रही थी, समझा? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जो मेन जगह थे ना, दिल्ली, मुंबई, ये हर जगह पे ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन लोग थे ना, उनको ही देखे रखा था, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन हुआ ना 1857 में, कि इधर से करो उधर से करो, क्योंकि सब अपने ही लोग थे, हम बोलते ना अपने ही लोग हैं, इधर इस जगह पे अपने ही लोग हैं, तो उन लोग को और आसान पड़ गया कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थे, वो इंडियन लोग जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे उनके अंडर थे, समझ आ रहा है? उनको ना सिपॉइज बोलते थे, क्या बोलते थे? सिपॉइज। हम इंडिया में सिपाही बोलते हैं ना, हिंदी में सिपाही, वो लोग सिपॉइज बोलते थे, समझा? तो ये सब सिपॉइज के अंडर ही था, जो भी मेन जगह था ना, समझते? मेन जगह जिससे हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे सब कौन थे? सब इंडियन लोग ही थे, ठीक है। और वो लोग ऑलरेडी भड़के हुए थे, ये सब एक्ट ला के, अब खाना नहीं देते थे, पीने को नहीं देते, वो लोग बोले हम लड़े तो किसके लिए लड़े, हमारे हालत वैसे ही बदतर है, तो इससे अच्छा हम लोग एक रिवोल्ट कर ही देते, समझा? और ये कब चालू हुआ? जब मंगल पांडे का दिमाग गर्म हो गया। तो इमीडिएट कॉज मतलब ये सब क्या पीछे पीछे के कॉज है, ठीक है। अब एक होता है इमीडिएट कॉज, मतलब तुरंत क्यों स्टार्ट है, जैसे रशिया यूक्रेन तुरंत क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है? अभी सपोज आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, सपोज अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो हम इमीडिएट कॉज होता है किसको मानेंगे? रशिया यूक्रेन के वॉर को, ठीक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन चालू हुआ तो सब चालू हुआ। पर अगर हम बोलेंगे प्रीवियस कॉजेस, मतलब हर कॉज को देखो, हर एंगल से देखो, तो हम बोलेंगे कोविड आ गया था, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एज चल रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे रीजन देंगे ना, क्योंकि लोगों को न्यूक्लियर से इंडिया पाकिस्तान का अगर वॉर हो गया तो, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना हिंदू मुस्लिम कश्मीर मेन रीजन, ठीक है। तो ये सब अलग रीजन होते हैं। और एक इमीडिएट मतलब तुरंत क्यों गुस्सा आ गए, मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था पापा पे, ठीक है, बहुत बहुत दिनों से गुस्सा था, ठीक है, मम्मी को बहुत दिनों से पापा पे गुस्सा था। लेकिन एक दिन पापा ने शायद मम्मी का खाना को बोला, छी हल्ला कितना बेकार इडली बनाया, ठीक है। उसके बाद से मम्मी जो गुस्सा है, हाँ मेरे इडली तो बेकार ही लगेगा, और ये और वो, और फिर मम्मी चालू करेगी ना, ठीक है। तो इमीडिएट इवेंट क्या है? इडली को बेकार बोलना, झगड़े का इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट रीजन क्या है? इडली को बेकार बोला। पर अगर तू बोलेगी बाकी सारे कॉजेस, तो मम्मी पापा ने ये बोला, पापा ने वो बोला, पापा जूते बराबर से नहीं लगते, पापा बहुत चिल्लाते हैं, और जो भी हो, मतलब एग्जाम्पल दे रही, समझ आ रहा? कभी कभी होता है ना, जैसे ठीक है, चल आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैथ्स करते रहे।